Hello everyone, welcome to The Banker's Law. I'm your host, Advocate Aditya Srivastava, currently serving as a law officer in one of the public sector banks. Now जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं करंटली IBPS SO लॉ मेंस की सीरीज़ रन कर रहा हूँ इस चैनल पर, बट बीच में मुझे प्रीलिम्स से रिलेटेड एक वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि कई सारे लोगों के बहुत सारे कॉमन डाउट्स थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, ये सारे डाउट्स IBPS SO लॉ प्रीलिम्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कई लोग जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को, उनका कहना ये है कि क्या हम 28 दिनों में, ठीक है, IBPS SO लॉ का जो प्रीलिम्स है वो क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर सिंपल है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को एग्ज़ाम के लेवल पर ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम के लेवल को समझ जाते हैं और उस लेवल पर अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। अब रही बात टाइम की, तो 28 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, 4 हफ्ते का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, इस 4 हफ्ते को अगर आप क्लियरली सही तरीके से यूज़ करेंगे, सही स्ट्रैटेजी से यूज़ करेंगे और बड़े ही फोकस के साथ अगर यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि क्या हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिएगा और लास्ट में इनको पढ़ करके इनके आंसर को निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो IBPS SO लॉ प्रीलिम्स है 2025, जिसका एग्ज़ाम 30 अगस्त को होने वाला है, ठीक है, उस एग्ज़ाम की हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे जो हमें आने वाले 28 डेज़ में फॉलो करनी है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो तो आपको उसी स्ट्रैटेजी पर रहना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी है उसे फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको एक सजेशन के तौर पे स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बाकी आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या चीज़ लेना चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम कंप्लीट सिलेबस भी देखेंगे। देखिए, कहने को तो IBPS SO लॉ जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ को पढ़ करके और जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करके मैंने ये समझा है कि कहीं ना कहीं हम जो सिलेबस है उसको कम्प्लीटली तो डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है जो कि एक इंक्लूसिव लिस्ट होगी, जिसमें और भी सिलेबस ऐड ऑन हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन ये जो लिस्ट है ये आपके लिए सफिशेंट है कि आप इस लिस्ट को देख सकते हैं और अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहा है पिछले 5 सालों में। ठीक है, पिछले 5 सालों का जो कट ऑफ है वो मैं आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस कट ऑफ के बेसिस पर, ये सारे जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ इसके बेसिस पर आपका क्या एक टारगेटेड कट ऑफ होना चाहिए, क्या एक टारगेटेड स्कोर होना चाहिए। ठीक है, सेक्शनल स्कोर क्या होना चाहिए, ओवरऑल स्कोर आप क्या टारगेट करें जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम एक बार में क्लियरली क्रैक हो जाए। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट्स को जानने से पहले, सिलेबस को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न सिंपल है, 3 इसमें सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और GA। मैं बात कर रहा हूँ IBPS SO लॉ प्रीलिम्स की। ठीक है, तीनों सेक्शंस का जो टाइमिंग होता है वो 40 मिनट्स होता है। इंग्लिश में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो 50 होते हैं, रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होते हैं और GA में 50 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रीजनिंग में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस, GA में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डिफ़िकल्टी पिरामिड। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे कि पिरामिड आप देख सकते हैं, ऊपर जा करके ये पिरामिड नैरोअर हो रहा है, ठीक है, और नीचे ये पिरामिड जो है वाइड है। तो वाइड कहने का मतलब ये कि डिफ़िकल्टी लेवल जो नीचे के पोर्शन में वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन है आपका IBPS SO लॉ प्रीलिम्स में वो है GA। क्यों डिफ़िकल्ट है मैं बताता हूँ। देखिए, डिफ़िकल्ट का मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि GA का जो सिलेबस है वो अनडिफाइंड है, पहली चीज़ तो। ठीक है ना, जहाँ कहीं भी सिलेबस अनडिफाइंड होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि GA में आने हैं 50 क्वेश्चंस ना। ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये किस किस एरिया से होंगे, ठीक है, इनका क्या स्प्लिट होगा, ये सब आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अभी। अभी के लिए आप बस ये कर सकते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में या मेमोरी बेस्ड पेपर्स में आए हैं उस तरीके की जो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या उन क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हैं न्यूज़ को पढ़ते वक्त। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका लेवल भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही होता है। ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट का क्या मतलब है कि रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होगा। ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट का मतलब है कि आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस
में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व होंगे, ठीक है। और आपको जो रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है वो भी इसी लेवल पर प्रैक्टिस करनी, इजी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं। ना इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट। अब ईजी टू मॉडरेट से मेरा ये मतलब है कि 50 क्वेश्चंस में से अराउंड 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं, 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन रहता है 50 क्वेश्चंस का, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। और आउट ऑफ 25, ठीक है, आप आसानी से 16 टू 17 मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इस 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस जो होते हैं ये रहे, ये 50 क्वेश्चंस में से अराउंड 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं। नाउ जो ये 20 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि ये 20 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इन 30 क्वेश्चंस के बीच में छिपे होते हैं, ये अलग से आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त ये देखना पड़ेगा रीजनिंग सेक्शन में कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रैक्टिस से, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम पर, उतना ज़्यादा आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है और कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। तो कोशिश ये करनी है कि पहले हम मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर हम जीए की बात करें तो जीए का जो स्प्लिट रहता है 50 क्वेश्चंस का, वो अराउंड 35 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिफ़िकल्ट ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 35 जो आपको हो सकता है समझ में भी ना आए। और जो 15 क्वेश्चंस होते हैं बचे हुए, ये 15 क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया हो, थोड़ा बहुत आपको ऑप्शंस सुने सुनाए लग रहे हों, ठीक है। तो ये जो 15 क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हीं 15 क्वेश्चंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी के जो 35 क्वेश्चंस होते हैं इनकी आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो जीए में स्पेशली अगर मैं देखूँ तो 15 क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, कौन से जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं 15 वाले जो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आप जाकर के इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पहला पॉइंट है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़नी है अप्रैल से एग्ज़ाम डेट तक के लिए। ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये बेसिकली मैंने थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और थोड़ा बहुत जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पर ये यहाँ पे सिलेबस लिख रखा है। ऑफिशियली कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, बट हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहाँ पे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़नी है अप्रैल से लेकर के एग्ज़ाम डेट तक के लिए। इसके अलावा जो स्टैटिक अवेयरनेस है रिलेटेड टू इट वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़नी है अप्रैल 25 से लेकर के आपका एग्ज़ाम डेट तक। इसके अलावा जो स्टैटिक अवेयरनेस है वो भी पढ़नी है जो कि उससे रिलेटेड है। नाउ रिलेटेड कहने का मतलब ये है कि जैसे करंट अफेयर्स में मान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है आरबीआई का, ठीक है। तो अगर रिव्यू आया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ठीक है, कौन इसको रिलीज़ करता है, कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इस बार कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनके नाम क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हर साल 15 अगस्त को सरकार कहीं ना कोई स्कीम लेकर के आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होती है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि इस बार 15 अगस्त को कौन सी स्कीम लॉन्च होती है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर्कुलर्स की बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सर्कुलर्स आपको देखने ही देखने हैं। ये आपको पीआईबी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। और भी जो पीआईबी रिलीज़ करता है डेली वो भी आपको देखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एसओ लॉ में जो जीए है वो डायरेक्टली उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं, सर्कुलर से और पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं। ये मुझे कैसे पता लगा, मैंने जो क्वेश्चंस मुझे याद थे मैंने उन्हें गूगल किया, ठीक है। और गूगल करने पर मैंने पाया कि वो क्वेश्चंस पीआईबी के रिलीज से दिए गए थे। 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 2023 में मैंने ऐसा देखा था। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर से भी क्वेश्चंस होते हैं कई बार। पिछली बार क्या हुआ है कि पिछली बार ये जो सेबी के मास्टर सर्कुलर्स हैं, ठीक है, ये एक नया इंट्रोड्यूस किया था एग्जामिनर ने, ठीक है, एसओ लॉ में। उन्होंने जीए के सेक्शन में सेबी के सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे थे, जबकि सेबी अगर हम देखें तो ये रेगुलेटर होता है हमारा कैपिटल मार्केट का, ठीक है। आरबीआई रेगुलेटर होता है हमारा मनी मार्केट का, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनका जो कोर, अगर मैं आप मेरी बाकी क्लासेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोर बैंकिंग बिजनेस है वो मनी मार्केट से रिलेटेड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक्स आजकल म्यूचुअल फंड्स में भी काम कर रहे हैं, बाकी जगहों पर भी स्टॉक्स में भी उनका बिजनेस है, तो उसको देखने के लिए सेबी के भी सर्कुलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि एनी अदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डेटा बेस्ड न्यूज़। डेटा बेस्ड न्यूज़ का मतलब सिंपल है कि जहाँ पर भी नंबर्स इन्वॉल्व है,
कोई भी ऐसा न्यूज़ है जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व हैं तो वो हमें देखना ही देखना है। अब डेटा बेस्ड न्यूज़ का मतलब ये कि कई तरीके का डेटा आता है, जैसे कि मंथली डेटा होता है, ठीक है, क्वार्टरली डेटा भी होता है, वो भी हमको पता होना चाहिए, बाई मंथली डेटा भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ तो मंथली डेटा हमारा जैसे GST हो गया, है ना, UPI हो गया, और 2000 के बैंक नोट्स का जो विड्रॉल है उसका डेटा, कितने सर्कुलेशन में है ना, कितने रिवोक हो गए, ये सब चीज़ें। क्वार्टरली डेटा की बात करें तो जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, ठीक है, उनका डेटा हर क्वार्टर में रिवाइज होता है, वो हमें पता होना चाहिए। बाई मंथली में बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, ठीक है। RBI के और भी रिव्यूज़ होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के रिव्यू होता है ना। तो ये सारे जो जितने भी डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ये एग्जांपल है, इस तरीके के जितने भी डेटा होते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पजल एंड सिटिंग का। जो पहला पॉइंट है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको पढ़ने हैं डिफ़िकल्ट लेवल के, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी डिफ़िकल्ट लेवल पर ही करनी है, ठीक है। आपको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पर एटलीस्ट 2 से 3 वेरिएबल्स हों और उनके प्रोजेक्शंस 2 या 2 से ज़्यादा बन रहे हों। देखिए IBPS SO लॉ में 2 या 3 प्रोजेक्शंस वाले ही आपको मिलते हैं, इवन 4-5 प्रोजेक्शंस भी कई बार देखे गए हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन से आपको डरना नहीं है, आपको ये समझना है कि पेपर का पैटर्न, पेपर का डिमांड ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का है। तो आपको पहले ही दिमाग में रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो आपको सिटिंग पजल यहाँ पे अच्छे से करना है डिफ़िकल्ट लेवल का। इनइक्वालिटीज़ आपको अच्छे से करना है, इवन इनइक्वालिटीज़ में कोडेड और रिवर्स इनइक्वालिटीज़ भी आपको करनी है, ठीक है। जहाँ पर रिलेशन को कोड कर दिया जाता है, आपको पहले उसे डिकोड करना होता है, उसके बाद फिर जा करके आप उसको कंक्लूजन्स पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। रिवर्स में क्या होता है कि कंक्लूजन दिए होते हैं, स्टेटमेंट आपको बताने होते हैं कौन से सही हैं। सिलॉजिज्म में भी सेम केस है, कोडेड भी पढ़ना है, रिवर्स भी पढ़ना है। इनसे आपको अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको इनइक्वलिटी से, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिलॉजिज्म के, ठीक है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट बेसिकली इस टॉपिक को मैं पर्सनली बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में मतलब दिक्कत करता है, मुझे स्पेशली दिक्कत करता है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है और आपका ये फंसता नहीं है एग्जाम में तो इसको आप कर सकते हैं, नहीं तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप इसको स्किप ही कर दें, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सफिशिएंट हैं कि नीदर नॉर है, ठीक है, कि इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं डेटा सफिशिएंसी में। ये क्वेश्चंस ईजी होते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, तो इनको आपको करना होता है। देखिए हमारा मोटिव ये है कि हम जहाँ पर भी 100% एक्यूरेसी से जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं उसे हम अटेम्प्ट करें, इरिस्पेक्टिव कि हमें टाइम मिल रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में अगर रीजनिंग की बात करें तो 40 मिनट्स आपको मिल रहे होते हैं, ये बहुत टाइम होता है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट दे करके भी उस क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी से कर रहे हैं तो आपको 2 मिनट देने चाहिए, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी आपको करना है। ब्लड रिलेशंस की बात करें, अगर नॉर्मल ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब कोडेड ब्लड रिलेशंस आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इवन इसके अलावा पजल और सिटिंग में भी ब्लड रिलेशंस आते हैं, तो जब अगर इसमें ब्लड रिलेशंस आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस पजल और सिटिंग को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ब्लड रिलेशंस का एक रिलेशन लेकर के चलना है दिमाग में, साथ में पजल और सिटिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी दिमाग में लेके चलना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर फंसते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर पजल या सिटिंग में ब्लड रिलेशन आता है तो इसको आप एग्ज़ाम में ना करें, ठीक है। अगर नॉर्मल वाले आते हैं तो उसको आप कर लें, कोडेड वाले आते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो उसमें भी कोडेड आते हैं, रिवर्स तो नहीं देखा गया है, लेकिन ऑर्डर एंड रैंकिंग में कोडेड देखा गया है। ऑर्डर एंड रैंकिंग इजी होता है, इसमें आप कोडेड तक प्रैक्टिस करें और उसको एग्जाम में ज़रूर करें। अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात कर लें तो अल्फ़ा न्यूमेरिक ईजी ही आता है, ये आराम से हो जाता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करें तो एग्जामिनर कई बार कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछ लेता है, ठीक है, तो ये भी ईजी ही है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे इसको, ठीक है। लास्ट है वर्बल रीजनिंग। ना वर्बल रीजनिंग का जो ये टॉपिक है, ये काफ़ी सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, मेरा ये कहना है कि इसको ना छोड़ें आप। क्यों? क्योंकि वर्बल रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शंस हो गया, कॉज इफेक्ट हो गया, है ना, स्टेटमेंट अजम्पशंस हो गए, ये इस तरीके के क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। ये जितने भी मैंने बोले हैं ये सभी के सभी करीबन 5 से 7 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो ये जो मार्क्स होते हैं ये आपको 100% एक्यूरेसी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मतलब आपको लास्ट में 7 to 8 मिनट्स बचाने होंगे इन 5 से 7 क्वेश्चंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, थोड़े से लेंदी आते हैं ये, ठीक है, थोड़े से लेंदी होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम
सेव करके चलना है। अगर आपके पास कम टाइम बचता है, मान लेते हैं 4 से 5 ही मिनट लास्ट में बचते हैं, तो आप कोशिश करें 2 से 3 क्वेश्चंस आप कर लें, ठीक है। आप 4 से 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे तो आप तेज़ी से रीड करेंगे, और जब आप तेज़ी से रीड करेंगे तो फिर आप यहाँ पे गलतियाँ करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करके इन क्वेश्चंस को करना सही रहता है। देखिए, इंग्लिश के सिलेबस की अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज के, तो ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपका 100% एक्यूरेसी से होता है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें आपको टाइम लगे, 6 to 7 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको हो सकता है कि 8 to 9 मिनट्स लग जाएँ, ठीक है। लेकिन आपको इसको करना है क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी से होता है। पैराजंबल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कई बार फंसता है। पैराजंबल्स का सीन ये रहता है कि या तो ये 5 में से 5 आपको दिलाएंगे, ठीक है, या फिर आप हो सकता है कि 5 में से 0 लेकर के आएँ। कैसे? क्योंकि पैराजंबल्स कई बार इस तरीके से जंबल किए जाते हैं कि जो आपको लगता है कि इसका कॉन्कॉम्बिनेंट पेयर होगा, वो एग्जैक्टली कॉन्कॉम्बिनेंट पेयर नहीं होता है, ठीक है। कहीं बीच से ही पैराग्राफ को ये स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि पैराजंबल्स को हमें एग्ज़ाम में बड़ा ही सोच समझ करके अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर्स इजी होती है, ये आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये आराम से हो जाएगा। सेंटेंस करेक्शन ये भी इजी आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर ये वोकैब बेस्ड है और वोकैब थोड़ी सी मॉडर्न वोकैब का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है जो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप इसमें गेस वर्क ना करें और इसको लास्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। इसको एकदम लास्ट के लिए रखें। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में कोई फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, या फिर कोई फ्रेज इसमें फिल करना है, ठीक है, जो कि कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड है, ठीक है, तो उसको आप अटेम्प्ट करें। कॉन्टेक्स्ट मतलब है कि आपको उसको पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करके समझना है कि सेंटेंस क्या है, क्या रहा है, ठीक है। अगर उस पर बेस्ड कोई फ्रेज है तो उसको तो आप कर ले जाएंगे, पढ़ के समझ जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक रैंडम वोकैब है जिसका बिल्कुल आपको आइडिया ही नहीं है तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। सेम केस क्लोज टेस्ट में भी होता है कि इसमें भी अगर वोकैब बेस्ड है तो उसको आप लास्ट के लिए रखें, और अगर एक नॉर्मल क्लोज टेस्ट है तो उसको आप ज़रूर करें। पैरा और सेंटेंस कंप्लीशन भी एक इजी टॉपिक है, इसको भी आप ज़रूर करें। कॉलम बेस्ड में क्या होता है कि एक कॉलम में कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, दूसरे कॉलम में कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, और इनका आपस में पेयर बनता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई यहाँ पे आंसर टिक करता है तो वो जैसे ऑप्शन ए बी सी डी और ई है, ठीक है, हर एक ऑप्शन में क्या होता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया होता है। जैसे कि सी एफ एक सेंटेंस हमारा कौन कॉम्बिनेंट पेयर है वो लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ सी एफ जो होता है वो 2 ऑप्शंस में और होता है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में ए डी या फिर कॉम्बिनेशन में बी ई ऐसे करके कॉम्बिनेशंस दिए होते हैं। तो हमने अगर एक पेयर निकाल लिया है कि सी एफ एक परफेक्ट कौन कॉम्बिनेंट पेयर है, तो हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने होते हैं कि उनके साथ के जो ऑप्शंस हैं वो भी कहीं पेयर तो नहीं बना रहे हैं, और उसके बाद चेक करने के बाद ही हमें इसमें फाइनल आंसर को अपना टिक करना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कॉलम बेस्ड सेंटेंसेस में। नेक्स्ट होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये काफ़ी इजी होता है, आराम से हो जाता है। वर्ड स्वैप बहुत ही ईजी होता है, आराम से हो जाता है। सेंटेंस बेस्ड एरर ये भी ईजी होती है, लेकिन सेंटेंस बेस्ड एरर में क्या होता है, कई बार इनकरेक्ट पूछते हैं कि दिए गए सेंटेंसेस में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से पढ़ना है कि आपसे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप 2 क्वेश्चंस करेक्ट पर आते हैं, फिर 2 क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट पर आते हैं। तो अगर कोई बार बार इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ रहा है तो वो सब में करेक्ट ही लगा करके चलाएगा, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से पढ़ना है। 2-2 क्वेश्चंस करके इसमें 2 बार यानी कि 4 क्वेश्चंस के आसपास सेंटेंस बेस्ड एरर मिल जाती है। इसके अलावा स्पेलिंग एरर्स हैं, ये काफ़ी इजी होते हैं। कनेक्टर्स इजी ही आते हैं। तो आपको कुल मिला करके इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और जो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं उसमें अराउंड आपको 40 या फिर 45 तक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 40 से 45 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिससे कि आपका एक बढ़िया स्कोर इंग्लिश में बन जाए। देखिए, नेक्स्ट हमें स्ट्रैटेजी देखनी है, लेकिन उससे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न सिंपल होता है। इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, यही 3 सेक्शंस होते हैं। 40 मिनट्स में इनको करना होता है, सबका टाइमिंग सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो सब में 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वेटेज देखें तो इंग्लिश का 25 मार्क्स का है, बाकी दोनों का 50 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल अगर देखें तो 120 मिनट्स हैं, और 125 मार्क्स का ये पेपर रहता है। 150 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। देखिए, कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टडी एंड विद रिस्पेक्ट टू अटेम्प्ट।
ठीक है, यानी कि हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश को हमें पढ़ना कैसे है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंग्लिश को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। सिमिलरली हम रीजनिंग के लिए स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि रीजनिंग को हमें पढ़ना कैसे है और फिर रीजनिंग को हमको अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट यहाँ पे हमें मॉक्स के लिए भी देखना है कि मॉक्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, और अपने रियल एग्जाम में भी हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, सेक्शन को, ये भी हमें देखना है। सिमिलरली जीए के लिए भी हमें देखना है कि जीए को हमको पढ़ना कैसे है, और जीए की अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रियल एग्जाम में या मॉक्स में। तो इस तरीके से हम देखेंगे। डिफिकल्टी पिरामिड मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा डाउट जो लोगों को रहता है वो जीए की स्ट्रैटेजी में रहता है कि जीए को हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजी टू स्टडी जीए, ठीक है। उसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है, सोर्सेज देखने हैं, टेस्ट सीरीज देखनी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो मैंने जो यूज़ किए थे सोर्सेज, मैंने बेसिकली अड्डा 247 के एक टीचर हैं, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, आशीष गौतम सर, ठीक है, आशीष गौतम सर, इन टीचर को मैंने फॉलो किया था, ठीक है। और इनकी जितनी भी क्लासेस थी वो मैंने देखी हैं, ठीक है, चाहे वो पेड बैच हो या फिर वो फ्री बैच हो जो कि इनका वाईटी पर रहता है, यानी कि यूट्यूब पर रहता है। तो पेड बैच इनका वॉरियर प्रो बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं मंथली वीडियोज़ इनकी देखता था, ठीक है, मंथली वीडियोज़, और यहाँ पे ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं सुबह 7 से 8 बजे, ठीक है। तो ये जो डेली के वीडियो होते थे इनको मैं देखता था, और उसके बाद जब मंथ एंड हो जाता था फिर नेक्स्ट मंथ में उसी मंथ का जिसका मैंने डेली कंप्लीट कर लिया है उस मंथ का मंथली वीडियोज़ यहाँ पे आ जाता था। मतलब 7 to 8 वीडियोज़ यहाँ पे रहते थे मंथली, और उन वीडियोज़ को मैं एज अ रिविज़न के तौर पर देखता था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर जून का महीना मैं पढ़ रहा हूँ तो जून का पहले मैं डेली कवर कर लेता था, और जब जून एंड हो जाता था तो जुलाई में, ठीक है, सर क्या करते थे यहाँ पे पेड बैच में मंथली अपने वीडियोज़ डाल देते थे, 7 to 8 वीडियोज़ जून के डाल देते थे। उनको मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में देख करके रिवीजन कर लेता था। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं इस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करूं, और यहाँ पे सर करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस सारा कवर करते थे। इसके अलावा इनका जो ये पेड बैच है इसमें एक और बैच है, इसी के अंदर सब बैच है, वो है सारथी बैच। सारथी बैच बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस के लिए है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, जो उसका स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए है, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत पहले ही कवर कर लिया था, और इसमें टोटल 30 या 35 वीडियोज़ हैं, और इनको आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आप ना देखें, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास 28 डेज़ बचे हैं केवल, ठीक है। तो मैं ये आपसे नहीं बोलूँगा कि आप 28 डेज़ में ये सारथी बैच को कवर करें, इसको बिल्कुल आप ना छुएं। आप क्या कर सकते हैं, डेली वीडियोस देख सकते हैं, मंथली वीडियोस देख करके अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं यहाँ से। इवन सबसे अच्छा होगा कि आप मंथली से ही कवर कर लें, ठीक है, डेली भी आप ना देखें इस समय पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप और बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं जो जीए पढ़ाते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आशीष गौतम सर को ही फॉलो करना है। मैंने इन्हें फॉलो किया था, मुझे इनसे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही किसी तरीके का फेवरिज्म है, बट मुझे फ़ायदा हुआ इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है। टेस्ट सीरीज़ की बात कर लें तो ओले बोर्ड जो है वो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। लेकिन जब जीए का मैं अगर बात करूं तो जीए के रिस्पेक्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऐसी नहीं है जो जीए के लेवल को मैच करे। जो भी आईबीपीएस एसओ लॉ प्रीलिम्स के जीए आती है, जिस लेवल की आती है, उस लेवल की कोई भी जीए की टेस्ट सीरीज़ है ही नहीं, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं, इवन ओले बोर्ड भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ओले बोर्ड कंपैरेटिवली देखा जाए तो 90 to 95% उस तरीके के क्वेश्चंस रख देती है। लेकिन इनको सॉल्व करने के बाद भी आपको जीए में उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि एग्ज़ाम का क्या लेवल है, एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चंस रखने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर हर साल कुछ ना कुछ नया रखता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नया रखता है। जैसे पिछले बार उसने सेबी के सर्कुलर से क्वेश्चन पूछा, हो सकता है इस बार कुछ और चीज़ वो नई पूछ ले आपसे। तो मैं ये बोलूँगा कि एमसीक्यूज़ करना आईबीपीएस एसओ लॉ प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद नहीं देगा, ठीक है। आपको उसकी बजाय क्या करना चाहिए कि आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, बहुत सारा रिवीजन, बहुत बार रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 बार आपको जो भी आपने पढ़ रखा है न्यूज़ उसको आपको रिवाइज करना चाहिए। जीए आपको अप्रैल से कवर करनी, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जितनी भी डेटा बेस्ड न्यूज़ है ये एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। और इसके अलावा आरबीआई के जितने भी रिसेंट सर्कुलर्स हैं, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल डेटा है, बैंकिंग डेटा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वही हैं जो पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको सिलेबस वाली स्लाइड में जो बता रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अटेम्प्ट करने की बात करूं जीए सेक्शन का,
तो जीए सेक्शन को चाहे आप मॉक में अटेम्प्ट करें, चाहे आप अपने फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट करें, ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें नेगेटिव नहीं करने हैं, ठीक है, नेगेटिव्स नहीं करने, एकदम कम से कम नेगेटिव रखने हैं। जिन क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर हैं उन्हीं को आप अटेम्प्ट करें, नहीं तो आप अटेम्प्ट ना करें। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार IBPS SO दिया है, ठीक है, एक बार 2023 में और दोबारा में 2024 में। 2024 वाला मैंने फाइनली क्लियर कर लिया पूरा सारी स्टेजेस इसकी, लेकिन 2023 में प्रीलिम्स मेरा जो था वो 0.38 मार्क्स से रह गया था। रीज़न क्या था? जीए, ठीक है, जीए में मैंने बहुत सारे नेगेटिव कर दिए थे, जिस वजह से मेरे जो ओवरऑल कट ऑफ था वो क्लियर नहीं हो पाया था। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर था, बट ओवरऑल कट ऑफ 0.38 से रह गया था। तो ये आपको नहीं करना है। देखिए, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में जो सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, वो बड़े ही केयरफुली यूज़ करने हैं, ठीक है। क्यों केयरफुली कह रहा हूँ? क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल आता है, ठीक है, वो आपको पता है कि डिफ़िकल्ट आता है, तो आपको जो भी सोर्सेज यूज़ करने हैं वो डिफ़िकल्ट लेवल के सोर्सेज यूज़ करने हैं। इवन मॉडरेट लेवल के भी आपको कम से कम सोर्सेज यूज़ करने हैं। अगर आप डिफ़िकल्ट लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप मॉडरेट और ईजी क्वेश्चंस को तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। आपके एग्जाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। तो मैंने जो सोर्स यूज़ किया था, अगेन अड्डा के वो टीचर हैं, अड्डा 247 के, ठीक है, नाम है सौरभ सर, ठीक है। सौरभ सर की एक बुक आती है चैम्पियंस रीजनिंग की, ठीक है। इस बुक को मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया था, ठीक है। आप भी खरीद सकते हैं, इस बुक को खरीद करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको इसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही करने हैं। आपको इसके जो ईजी क्वेश्चंस हैं ना वो नहीं करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका फर्स्ट को में ये सवाल नहीं होते, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सॉल्यूशंस को देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, अप्रोच को समझ लें, याद कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो अगर आप 40 से 50 क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अप्रोच है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिलोजिज्म मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, आपका पजल हो गया और सिटिंग हो गया। ये 4 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको आराम से 25 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे रीजनिंग में, जो आप आसानी से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो ओलिव बोर्ड बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। ओलिव बोर्ड में खासियत ये है कि इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये मेंटेन रखते हैं, जो हमें चाहिए एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैं ओलिव बोर्ड रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं ओलिव बोर्ड का कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही अड्डा 247 का कर रहा हूँ। इसीलिए इन दोनों सोर्सेज को बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों को यूज़ किया है और मैंने यहाँ तक एग्ज़ाम भी यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने जो और भी कोचिंग्स हैं जैसे स्मार्ट कीरा, इनको भी यूज़ किया, ये सारी कोचिंग्स मैंने यूज़ कर रखी हैं। बट आउट ऑफ देम जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओलिव बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास केवल 28 डेज़ हैं। तो मैं सारी कोचिंग्स का नाम लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रेट अवे आपको वो बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको इन 28 दिनों में मदद मिले। इसीलिए मैं केवल एक ही कोचिंग का नाम रख रहा हूँ, वो है ओलिव बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अटेम्प्ट करने की बात करूं रीजनिंग सेक्शन को, तो ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, रीजनिंग सेक्शन जब आपका एग्जाम में खुल करके आएगा तो उसमें 2 ही पार्ट्स होंगे, एक तो उसमें पजल और सिटिंग होंगे, ठीक है, और दूसरे होंगे मिसलिनियस क्वेश्चंस, ठीक है। जितने बचे हुए हैं बाकी सबको मैं मिसलिनियस में रख रहा हूँ। तो जो जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं उनको आपको पहले करना है, ठीक है, और सिटिंग और पजल को आपको बाद में करना है। तो जो पहले जो फर्स्ट आपके जो 20 मिनट्स हैं, ठीक है, उनको आपको मिसलिनियस में देने हैं, और जो लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं, ठीक है, उनको आपको पजल और सिटिंग में देने हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पजल और सिटिंग में अगर आप फंस गए स्टार्टिंग में तो आपका पूरा पेपर, पूरा जो सेक्शन है रीजनिंग का वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मिसलिनियस को पहले आप पिक करिए और यहाँ से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जितने भी क्वेश्चंस आपसे हो पाते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लग रहा है तो भी आप उसे सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि अगर 100% एक्यूरेसी से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते तो आपको यहाँ पे एक नंबर आपका यहाँ पे पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो 2-2 मिनट करके भी आप करेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और रीजनिंग का भी मैं लास्ट में आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा रीजनिंग का कट ऑफ नहीं जाता है। तो अगर आप यहाँ पे 12 से 15 नंबर भी सेफली ले आते हैं बिना नेगेटिव के तो आपका रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के सेक्शन में मुझे स्पेशली कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट रही है तो इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है। तो इसमें आराम से मैंने 17 to 18 मार्क्स स्कोर कर लिए थे।
तो लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि सोर्सेस अगर मैं बोलूँ तो यूट्यूब पर ही कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि निमिषा बंसल मैम है, तरुण ग्रोवर सर हैं, ठीक है, इनको आप फॉलो कर सकते हो। एक संतोष रे सर हैं, ठीक है, इनको भी आप फॉलो कर सकते हो। ये सारे फ्री हैं, ठीक है, इनके जितने भी बैंकिंग इंग्लिश के वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख सकते हो। और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, सब में टेस्ट सीरीज जो इंग्लिश की रहती है वो आपको मदद करेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी ही आने वाला है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आता है और ये लेवल आपको हर जगह पर मिल जाएगा। तो स्पेशली आपको कोई टेस्ट सीरीज़ मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, आपके पास जो भी अभी प्रेजेंट में टेस्ट सीरीज़ है वो आपको इंग्लिश में मदद करेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में वो आपका है आरसी, ठीक है। आरसी में इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि आरसी को आपको स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग लेंदी देख करके आरसी को स्किप करते हैं, लेकिन आरसी आपको 100% एक्यूरेसी से मार्क्स देता है, इसलिए आपको आरसी को ज़रूर करना है। तो मेरे हिसाब से आरसी तो ज़रूर करना है। बाकी जो टॉपिक्स पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखे हैं वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। एक दो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो जैसे कि पैराजम्बल और बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो सब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान ये रखना है कि जब आप अटेम्प्ट करते हो इंग्लिश को तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है ध्यान में कि इंग्लिश के आपको सारे ऑप्शंस रख करके चेक करने हैं, तभी जा करके इंग्लिश के क्वेश्चन को आपको फाइनली अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अक्सर ये देखा गया है क्योंकि इसका लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, ट्रिकी ऑप्शंस रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखने से लगेंगे कि वो ऑप्शंस ईजी हैं बट वो ट्रिकी भी होंगे। ईजी तो होंगे लेकिन ईजी के साथ साथ वो ट्रिकी भी होंगे, ठीक है। तो ट्रिकी हैं इसलिए आपको सारे ऑप्शंस रख करके देखने हैं और फिर उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, उसे आपको पिक करना है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश का जो सेक्शन है उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। साथ में आप अपनी रीडिंग को अच्छा करने के लिए द हिंदू पढ़ सकते हैं, ठीक है। द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसको आप पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं। ये दो न्यूज़पेपर्स मैं फॉलो करता हूँ आज भी, ठीक है। तो मैं ये दोनों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं। इवन इंडियन एक्सप्रेस में जो इकोनॉमी का एक पोर्शन आता है, ठीक है, रीड करने के लिए, वो पोर्शन आप रीड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जीए भी स्ट्रांग होगा और आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पर इसको पढ़ने के लिए आपको करीबन आधे घंटे का टाइम लगता है बस। अगर आप दोनों ही कोई पढ़ते हो तो आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर हो जाता है। तो डेली बेसिस पर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। देखिए, कट ऑफ्स को समझने के लिए उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी रिलीज़ करी गई हैं लॉ ऑफिसर की, ठीक है। तो जो सीआरपी स्पेशलिस्ट 15 है, ठीक है, 2025 का, उसमें भी एज ऑफ नोटिफिकेशन डेट अगर हम देखें तो 56 वैकेंसीज टोटल में रिलीज़ करी गई हैं। इसमें से 27 यूआर की हैं और बाकी का स्प्लिट आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये जो मैंने पिक्चर है ये मैंने IBPS की वेबसाइट से ही निकाल करके यहाँ पे रखी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कट ऑफ्स का क्या ट्रेंड रहा है। देखिए, कट ऑफ का ट्रेंड अगर हम देखें तो सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे 5 साल का डेटा आपको दे रखा है, ठीक है, 2020, 21, 22, 23, 24। उसके बाद 2025 में आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, ठीक है ना। 2020 में अगर देखें तो 60 वैकेंसीज़ थी, 2021 में 44 वैकेंसीज़ थी, ठीक है, 22 में 10 थी और 23 में भी 10 थी। और फिर 2024 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आ गई थी, 125, जो कि बाद में बढ़ के 182 हो गई थी। और 2025 में अभी जो वैकेंसीज रिलीज हैं वो 56 हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ जाएं, ठीक। अब अगर हम इस डेटा को, ये जो सेक्शनल कट ऑफ का डेटा है, अगर हम जीए की बात कर लें, ठीक है, तो जब 60 वैकेंसीज थी, क्योंकि हम यहाँ पे 56 वैकेंसीज जो हैं वो क्लोज टू 60 और 44 है, तो हम 2020 और 2021 के डेटा से कंपेयर करते हैं 2025 का डेटा, ठीक है, और डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि 2025 में क्या सिचुएशन रहने वाली है। अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो 60 वैकेंसीज़ पर जो जीए थी, जीए का जो कट ऑफ था यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए वो 8.5 था, रीजनिंग का जो कट ऑफ था वो 7.5 था और इंग्लिश का 7.5 था, ठीक है। फिर 2021 में क्या हुआ, अचानक से ये जो कट ऑफ है कम हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थोड़ी सी कम होती हैं लेकिन ये कट ऑफ भी कम हो जाता है, 5.75 हो जाता है और ये कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है, 10 हो जाता है और फिर ये कट ऑफ यहाँ पे फिर ये भी बढ़ जाता है। तो कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या है? कट ऑफ बढ़ने का कारण ये है कि या तो सेक्शन इजी आया हो, ठीक है, और या तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम हो गई हो, ठीक। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे कम हुई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम होने के कारण से ही जो कट ऑफ्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और जीए का क्यों इंक्रीज़ नहीं हुआ? जीए का इसलिए इंक्रीज़ नहीं हुआ क्योंकि जीए का सेक्शन यहाँ पे डिफ़िकल्ट आ गया था, ठीक है, याद रखना। तो जब कट ऑफ यहाँ पे गिर रहा है यानी कि 2021 में
जो जीए आई थी वो 2020 के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट आई थी, ठीक है, डिफ़िकल्ट जीए आई थी, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ गिर रहा है, ठीक है। वैकेंसीज गिरने के बाद भी कट ऑफ यहाँ पे गिर रहा है, जो बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ गिर रहा है। तो एक तो ये इस तरीके से आपको एनालाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो 56 वाला केस है, ठीक है, 2025 का, वो सिमिलर है 60 के या वो सिमिलर होगा 44 के, ऐसा हम दोनों ही नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। अब ज़रा हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं 2024 के डेटा को और 2023 के डेटा को। अगर हम 23 और 24 के डेटा को देखें तो दोनों ही बार जीए का जो कट ऑफ आया है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए वो 9.5 आया है और 2024 में 3.25 आया। अचानक से ये कट ऑफ इतना ज़्यादा गिर गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गई थी। लास्ट ईयर की जो जीए थी वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस बार की जो जीए आएगी वो भी डिफ़िकल्ट ही आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़िकल्ट देखा, यहाँ पे ईजी था, फिर यहाँ पे भी हमने क्या देखा, ये देखिए यहाँ पे भी जीए जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो ज़्यादातर जो जीए आ रही है वो डिफ़िकल्ट आ रही है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो जीए का सेक्शन आएगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आने वाला है। और अगर जीए का सेक्शन डिफ़िकल्ट होगा तो उसका कट ऑफ अराउंड देखा जाए तो 4 से 5 के आसपास उसका कट ऑफ रहने वाला है जीए का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग सेक्शन को देखें तो रीजनिंग सेक्शन देखें तो यहाँ पे 7.5 था, यहाँ से कट ऑफ बढ़ा, यानी कि यहाँ पे रीजनिंग ईजी आ गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे देखा और ईजी आ गई, थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो रहा है रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग को वापस से डिफ़िकल्ट कर दिया गया, ठीक है, फिर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका ट्रेंड क्या है? इसका ट्रेंड ये है कि यहाँ पे भी मैं 7.5 को भी मैं डिफ़िकल्ट ही मानूंगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर देखा जाए 5 साल में से 3 साल जो रीजनिंग है वो आपका डिफ़िकल्ट ही आया है, तो यहाँ पे रीजनिंग भी आपका क्या आएगा, डिफ़िकल्ट ही आएगा। और जो कट ऑफ इसका रहने वाला है, मे बी प्रोजेक्टेड जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैं बताऊँ अगर आपको, तो वो कट ऑफ इस बार 3.5 नहीं रहने वाला, इस बार कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा, 7.5 के आसपास कट ऑफ हो सकता है रीजनिंग का यहाँ पे रहे, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश के सेक्शन को देखूं तो यहाँ पे 7.5 से 10.25 हो रहा है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश क्या हो रही है, इजी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, यानी कि सेम ही सिचुएशन रही है, कुछ भी ऐसा चेंज ज़्यादा नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो इंग्लिश यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट आई है, ठीक है, मॉडरेट आई है, फिर यहाँ पे थोड़ी और मॉडरेट करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रीजन इंग्लिश का जो सेक्शन रहने वाला है वो मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। मॉडरेट रहने वाला है मतलब जो कट ऑफ होगा वो अराउंड 8 के आसपास ही रहने वाला है, ठीक है, 8 के आसपास ही कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। तो जो सेक्शनल कट ऑफ जो प्रोजेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग है वो 4 से 5 आपका जीए में रहने वाला है, ठीक है, यूआर के लिए। और यूआर के लिए रीजनिंग में आपका 7.5 या 8 के आसपास रहने वाला है, और इंग्लिश में भी 7.5 या 8 के आसपास रहने वाला है। तो अगर मैं इसको मोटा मोटी लेकर के इसको मैं ऐड करूँ तो 8, 8 और 5 ऐसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका मिला करके कितना हो जाता है, 8 और 8 16 हो गया, 16 और 5 आपका मिला करके 21 हो गया, ठीक है। तो 21 ये हम ओवरऑल कट ऑफ ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ 21 नहीं आएगा, ओवरऑल कट ऑफ थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा। और मैं अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो भी लिख रखा है, देख लेते हैं। देखिए ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर वाइज, ठीक है। अगर मैं जनरल का केवल लेकर के चलूँ, क्योंकि बाकी का आप अपनी जो भी आपकी कैटेगरी आप कंपेयर कर सकते हो, मैं आपको जनरल के पर्सपेक्टिव से लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ को देखूँ, ठीक है, तो जब 60 वैकेंसीज आई थी तो 42.38 था, जब 44 थी तो 47.50 था। मतलब जब नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कम हो रहा है तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ बढ़ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, ये रूल है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी कम होती हैं तो ओवरऑल कट ऑफ हमारा बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि पेपर का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, वो सिमिलर डिफ़िकल्टी का है, जो जैसा इसमें आया था 2020 में वैसा ही 2021 में आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 44 से जब वैकेंसीज यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेपर का जो डिफ़िकल्टी है वो मेंटेन्ड है, यानी कि जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी है वो देखो मेंटेन्ड है, 2020 में भी, 21 में, और 21 से 22 में भी मेंटेन्ड है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जहाँ पे 2022 और 2023 दोनों में 10 वैकेंसीज थी, तो 2022 में ओवरऑल कट ऑफ 51 है हमारा, 2023 में ओवरऑल कट ऑफ हमारा काफ़ी नीचे चला गया है। अब ये डेटा को समझते हैं, इसका मतलब ये है कि 2022 में जितनी वैकेंसीज थी उतनी ही 2023 में आई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा ओवरऑल कट ऑफ है वो गिर गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पेपर हार्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरऑल पेपर था, ओवरऑल जो पेपर 2023 का बनाया गया था वो डिफ़िकल्ट बनाया गया था,
तभी जा करके 51 से कट ऑफ गिर करके 35.63 आ गया है, ठीक है, यूआर का। अब अगर हम 125 और 182 वाला जो ये केस है 2024 वाला, इसको देखें तो इसमें कट ऑफ और ज़्यादा गिर गया है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बढ़ी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ आपका आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, मतलब 40 50 ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ गिर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पेपर कंपेरेटिवली 2023 के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा हार्ड आया है, वेरी हार्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्ट पेपर 2024 में दिया गया है, प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं 2023 से 2024 में पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 2024 से 2025 में भी पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड ही आएगा, ठीक है, बढ़ करके ही आएगा। और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे कम हो जाएगा, इससे कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ओवरऑल वैकेंसीज़ हैं वो कम हुई हैं। तो जब ओवरऑल वैकेंसीज कम होती हैं तो जो कट ऑफ होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये बढ़ करके कट ऑफ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ करके कट ऑफ अराउंड 40 के आसपास रहने वाला है, ठीक है, 40 या 42 रहने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओवरऑल कट ऑफ 40 और 42 रहने वाला है। लेकिन हमने अभी सेक्शनल निकाला था तो टोटल क्या था, तो 21 आ रहा था। अब 21 से 21 हमारा सेक्शनल का टोटल आ रहा है, लेकिन ओवरऑल कितना आ रहा है, 42 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो गैप है ना हमारे बीच में 21 मार्क्स का जो गैप है, ये गैप ही लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है। ये गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ जब आप सेक्शनल कट ऑफ निकालते हैं तो आप इंडिविजुअली बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ओवरऑल कट ऑफ निकालते हैं तो आप ओवरऑल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं जो आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कराने हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो गैप है ये आ जाता है। तो आप एक बात को समझ के चलें कि जो भी मैंने पीछे सेक्शनल कट ऑफ्स बताए हैं आपको, ठीक है, उनको आपको डबल करना है, उनको आपको बढ़ाना है। यानी कि अगर मैंने आपको 8 बोला तो आपको 16 मार्क्स लेके आने हैं जहाँ भी, ठीक है। रीजनिंग में बोला था, ठीक है, इंग्लिश में 8 बोला था तो वहाँ पे भी 16 लाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 5 मार्क्स मैंने आपको जीए में बोले थे तो वहाँ पे आपको 10 लेके आने हैं। तो जब आप इस तरीके से लेके आओगे तो 16 16 या 32 हो जाएगा और 10 मिला करके 42 आपका हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको जो फाइनल कट ऑफ होना चाहिए, जो टारगेटेड कट ऑफ होना चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ, वो आपका 42 होना चाहिए। 42 मार्क्स या 40+ मार्क्स आप टारगेट करें प्रीलिम्स में। और इंडिविजुअली जो आप टारगेट कर रहे हैं वो तो आपका ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। जब आप ओवरऑल 40 लाएंगे तो इंडिविजुअली जो भी टारगेट है वो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं लास्ट में, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने रखे थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हाउ टू स्टडी फॉर IBPS SO लॉ प्रीलिम्स। अब आप ये बता सकते हैं। व्हाट टू स्टडी फॉर IBPS SO लॉ प्रीलिम्स, ये भी बता सकते हैं। फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ये भी बता सकते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस मॉक्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ओली बोर्ड सजेस्ट किया है, बट आप स्मार्ट कीड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट कीड़ा भी अच्छा है, ठीक है, और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश, अगर आप ओली बोर्ड परचेज़ कर सकते हैं तो प्रायोरिटी उसी की रखिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर वो आपको प्रायोरिटी पे आपकी नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रियल एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। रियल एग्जाम के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं एक और चीज़, कि आपका जो सेक्शंस जो एग्जाम में खुलेंगे, पहले इंग्लिश खुलेगा, उसके बाद रीजनिंग, और उसके बाद फिर आपका जीए खुलेगा, ठीक है। नॉर्मली ये पैटर्न रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग और इंग्लिश आपस में इंटरचेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, जीए तो लास्ट में ही रहता है। नाउ व्हाट शुड बी द टारगेटेड ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अराउंड आप अगर 40+ स्कोर कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है, अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप एक सेफ साइड पर हैं, ठीक है। कोशिश ये करिए कि आप 40+ नहीं बल्कि 50+ लेकर के आएँ, बहुत ही ज़्यादा सेफ होने के लिए। लेकिन हाँ, अगर 40+ भी आप टारगेट कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है मेंस के लिए कॉल आ जाएगा, ठीक है। लास्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वन शुड अवॉइड डूइंग इन दीज 28 डेज। देखिए 28 दिन आपके पास बचे हैं, 28 डेज, इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जितनी भी नेगेटिविटी है उससे आप दूर रहें, ठीक है। जितना भी डिमोशन है, डिमोटिवेशन है, इससे आप दूर रहें, ठीक है। ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है, इन सब से दूर रहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग भी ये कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, इनसे आप दूर रहिए। इन लोगों से आप डिस्कशन मत करिए, इस तरीके के किसी भी डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए 28 डेज़ में। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीज़न है कि आप अभी क्या है, अभी आपका स्टेटस क्या है, अभी आपका स्टेटस है एस्पिरेंट का, ठीक है। तो एस्पिरेंट के स्टेटस में आप एम्प्लॉय वाली डिस्कशन मत करिए।
सिंपल रूल है, ठीक है। आप बीइंग एन एस्पिरेंट आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, जो भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज है वो आइडेंटिफाई करने चाहिए, और आपको रिवीजन करना चाहिए। ये सब आपको करना है, ठीक है। मॉक्स अटेम्प्ट करने ये सब करना है, आपको इन सब चीज़ों की डिस्कशन में नहीं पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जो कि हमारा मेंस का सिलेबस का होने वाला है, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपको लगता है कि और डिस्कशन होना चाहिए था उस पर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स, तो मैं आप वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा मेंस से रिलेटेड होगा, जो भी लॉज हम पढ़ रहे थे उन्हीं की सीरीज़ में आगे हम पढ़ने वाले हैं। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।